CSIR नेट के मॉक एग्ज़ाम और क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981 और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे और वीडियो आने बाकी हैं। DBT JRF, BET JRF जैसे हम बोलते हैं, CSIR नेट, गेट, ICMR का JRF, ICAR और न जाने कौन कौन से एग्जाम्स के। DBT JRF जिसे हम लोग BET JRF के नाम से जानते हैं, 2022 के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 644, A laboratory is trying to purify a histone binding protein from its native source. Which one of the following purification technique should be used for one-step purification of the protein? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, हमें हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन ढूंढना है। और देखिए, ये अफिनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से ऐसे ही बाइंड नहीं करता, कुछ बात होती है, कहीं पर कोई इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो बाइंड कर पाता है। हालांकि हिस्टोन सुनते ही हमें याद आता है कि भाई हिस्टोन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन सारा हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। वो DNA वाली कहानी के लिए बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक बात तो ये, और दूसरा हमें सिंगल स्टेप में प्यूरिफाई करना है। तो ऐसे केस में जब हम लोग अफिनिटी के बेस पर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना चाहें तो इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इस टेक्निक में हम अगर हमारे पास कोई दो प्रोटीन ऐसे हैं जो आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक ऐसा एंटीबॉडी ढूंढ लेते हैं जो एंटीबॉडी उनकी बाइंड स्टेट को पहचानता हो, और फिर इस एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्लस्टर को आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में वैसे भी हम केवल चार्ज के बेस पर सेपरेट करने वाले थे। जेल एक्सक्लूजन में केवल मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हम अलग करते, और मेटल अफिनिटी में हम लोग अलग करने वाले थे जिसमें मेटल के लिए अफिनिटी होती है। तो अगर तुम्हें नॉलेज नहीं भी है तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इंडिड अब इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने वाले हैं जो लॉजिकली सॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम में एग्जैक्टली जो आपको पता हो वही रखा हुआ दिखाई दे। आपको जो भी पता है वो काम जरूर आएगा। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखा रखा है कि भाई जब भी हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे लेकिन एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके, तो हमारे पास जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। हमारे एंटीबॉडी से जो बाइंड कर सकता है वो रुक जाएगा, बाकी निकल जाएंगे। फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी इस्तेमाल करेंगे जो अल्टीमेटली उससे बाइंड करेंगे जो प्रोटीन चिपका हुआ था, और फिर बाद में इल्यूशन बिफर की हेल्प से हम उन प्रोटीन्स को भी अलग कर सकते हैं। इंडियड यहाँ हम डिटेक्शन भी कर रहे हैं कि वो प्रोटीन चिपके या नहीं चिपके, और फिर बाद में हम उनको प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 642, A protein sample isolated from natural source was electrophoresed on a non-reducing SDS page. It migrated as a band corresponding to 60 kDa. When the same protein was electrophoresed on a native page, its migration corresponding to a 120 kilodalton marker protein. What is a reasonable inference? अब देखिए, जब हम लोग नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर कोई हमारे पास सपोज A प्रोटीन एंड B प्रोटीन आपस में चिपके हुए हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा, तो SDS की प्रेजेंस में A और B दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और जब हम जेल पर देखेंगे इनको, तो A के लिए अलग बैंड मिल जाएगा, B के लिए अलग बैंड मिल जाएगा, बशर्ते कि दोनों का साइज डिफरेंट हो। मतलब SDS पेज में प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स जो आपस में बाइंड कर रहे थे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने जब ऐसा किया तो भाई हमें दिखाई दिया केवल एक बैंड, और ये एक बैंड था 60 kDa का। देन हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन इस बार नेटिव पेज का इस्तेमाल किया। नेटिव पेज में जो प्रोटीन जैसा है वैसा ही माइग्रेट करता है। अब ये माइग्रेशन कराने के बाद में हमें दिखाई दिया कि भाई ये प्रोटीन तो 120 kDa का दिखा रहा है। तो इतना काफ़ी है बताने के लिए कि पॉसिबली ये प्रोटीन एक होमोडाइमर है। 60 किलोडाल्टन की दो यूनिट एक साथ जुड़ी हुई थी। जब वो जुड़ी हुई हैं नेटिव पेज के अंदर तो मुझे 120 दिखाई दे रहा है, और जब वो SDS पेज में अलग अलग हो जाती हैं तो वो 60 kDa का आइडेंटिकल बैंड दिखाई दे रहा है मुझे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं होते इस केस में। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते तो दोनों ही केस में मुझे प्रोटीन एक जैसा देखने को मिलता था। तो इसमें जो ऑप्शन है द प्रोटीन इज अ डाइमर ऑफ 60 kDa सब यूनिट दैट आर नॉट लिंक्ड विद डाइसल्फाइड, ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट है। The protein has 260 kDa subunit that are linked with disulfide. अब डाइसल्फाइड वाला तब होता जब ये रिड्यूसिंग वाली कहानी होती SDS पेज में, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं बैठता। नो इन्फ्रेंस
concerning protein size can be drawn since protein don't run according to their mass in native page। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, हम एक डिडक्शन तो कर ही सकते हैं कि भाई क्या पॉसिबल रीजन होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। देन लास्ट ऑप्शन है द प्रोटीन इज अनयूजुअली रिच इन एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल जाएगी भला इस चीज़ से, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 700, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। देखिए जब लैग हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो पहली बात ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, और जैसे कि हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन काम करता है या फिर हमारे मसल्स की सेल्स में या हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर भी मायोग्लोबिन काम करता है, वैसे ही ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। इंडिड इससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़िया हो जाती है। अब होता क्या है कि भाई जिन प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और जहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले एंजाइम होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम। ये N2 से बाइंड करके उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन N2 से ज़्यादा एफिनिटी इनकी है ऑक्सीजन के लिए। अब देखिए ना, प्लांट तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में जगह जगह ऑक्सीजन अवेलेबल होती है रेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो अब अगर ये ऑक्सीजन अवेलेबल है तो रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन एंजाइम बजाय N2 से बाइंड करने के O2 से बाइंड करेगा। इसलिए रूट नोड्यूल्स में एक स्पेशल तरह का ये ऑक्सीजन कैरियर बनता है, लैग हीमोग्लोबिन, जिसका काम केवल यही है कि ऑक्सीजन को प्रॉपरली उस जगह पहुंचाना जहां उसको रिएक्ट करना है और अवेलेबल ना होने देना नाइट्रोजनस एंजाइम को, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक ठाक हो सके। इसके जो ऑप्शन है, इट सिक्वेस्टर ऑक्सीजन टू फैसिलिटेट नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस को CO2 से, जी नहीं, हमें O2 से प्रोटेक्ट करना है। इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ CO2, अगेन CO2 की सप्लाई की बात नहीं कर रहा, वो O2 के लिए है। इट बाइंड टू नाइट्रोजन एंड मूव इट आउट ऑफ द नोड्यूल्स, ये नाइट्रोजन से बाइंड करता है और नोड्यूल से बाहर पहुंचाता है। तो भाई अगर अगेन हम लॉजिक की जो बात कर रहे थे, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो क्या हीमोग्लोबिन वर्ड के साथ में तुम्हें ऑक्सीजन कोरिलेट नहीं करता? नोटिस कीजिए यहाँ एक ही ऑप्शन में ऑक्सीजन है, बाकी सब के अंदर कुछ और है, CO2 या नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 700 का सही करेक्ट ऑप्शन है 2797। ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है रूट नोड्यूल में होने वाली रिएक्शंस के लिए, और जब हम रूट नोड्यूल्स को तोड़कर देखते हैं तो जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये लैग हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखता है, तो ये पिगमेंट भी एक तरह का। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 695 की, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। इसे हम लोग RISC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहां आंसर है अर्गोनेट। देखिए अर्गोनेट एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो आपके साई RNA के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में ये दूसरे प्रोटीन्स को मौका देगा कि वो आकर के बाइंड करें और टारगेट जिस मैसेंजर RNA को पहचान रहे हैं उसको काम करने से रोक दें। तो एक तरह का अडेप्टर मॉलिक्यूल है अर्गोनेट, और उसके बिना काम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन की आईडी है 726। पेनिसिलिन टाइटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड मोर देन 1000 फोल्ड बाय क्लासिकल म्यूटाजेनेसिस फ्रॉम द ओरिजिनल फ्लेमिंग स्ट्रेन। द रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज इन द टाइटर इज। अब अगेन ये एक और एग्जाम्पल है इस बात का कि क्वेश्चन में लॉजिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई क्या पेनिसिलिन एक प्रोटीन है, यहां से कहानी को शुरू करेंगे हम लोग। इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि पेनिसिलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और वो भी 1000 फोल्ड, और इंक्रीज किया हमने क्लासिकल म्यूटाजेनेसिस से, मतलब DNA में बदलाव किया और पेनिसिलिन ज्यादा बनना शुरू हो गया। तो हमें ऑप्शन में तलाशना है कि इस कहानी के पीछे रीजन क्या होगा कि 1000 फोल्ड इंक्रीज हो गया पेनिसिलिन का प्रोडक्शन, और वो भी क्लासिकल म्यूटाजेनेसिस से। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द प्रमोटर स्ट्रेंथ ऑफ द पेनिसिलिन एनकोडिंग जीन। अब अगेन जो हम लॉजिक की बात कर रहे थे, क्या पेनिसिलिन कोई प्रोटीन है जिसे कोड करने वाली कोई जीन होगी? देखिए पेनिसिलिन एक दूसरी चीज है जिसे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ये जीन्स के द्वारा कोड नहीं होता। जीन्स वो एंजाइम जरूर बनाते हैं जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को पेनिसिलिन नाम के सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो जहां जहां पेनिसिलिन को एज अ जीन की तरह रिलेट किया जा रहा है वो सारे ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आता है ऑप्शन रिमूवल ऑफ द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द पेनिसिलिन पाथवे। तो देखिए जो पेनिसिलिन बनाने वाली पाथवे है उसमें क्या होता है कि पेनिसिलिन जब बड़ी मात्रा में बन जाएगा तो फीडबैक इनहिबिशन के द्वारा अपने ही सिंथेसिस करने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर सकता है। तो होना हो इस म्यूटाजेनेसिस में उन एंजाइम्स को मॉडिफाई किया गया है जो रेगुलेशन में इन्वॉल्व थे, ताकि पेनिसिलिन बड़ी मात्रा में बन सके। इसलिए से करेक्ट आंसर है 2904। क्वेश्चन नंबर 622। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 100 ग्राम ग्लाइसिन 75
डाल्टन जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसे हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। देखिए जो क्लासिकल हमारे पास डेफिनेशन है एक मोल की, वो है ग्राम्स इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब 75 डाल्टन जो है ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं इसमें डाल्टन की जगह पे ग्राम लगा दूं और पर लीटर की बात कर दूं तो मतलब 75 ग्राम्स पर लीटर का मतलब है 1 मोल। लेकिन मुझे दिया गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए हम कर सकते हैं 1/75 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसे सॉल्व करने के बाद में 1.33 मोल का आंसर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए कि अगर ये कैलकुलेशन आपको याद नहीं है लेकिन आपको डेफिनेशन याद है, अगर तुम्हें डेफिनेशन भी याद है कि 75 ग्राम जाकर के 1 मोल बैठेगा तो 100 ग्राम तो थोड़ा सा ही ऊपर है ना उससे, मतलब केवल 25 ग्राम और 75 का 33%। तो अगर आप उस लॉजिक से भी देखते तो ये 1 का 75 मोल तो नहीं बनने वाला, 1 का घट करके 0.01 नहीं बनने वाला, हाँ 1.33 बन जाएगा और 10 नहीं बनने वाला। तो लॉजिकली भी आप इस आंसर को पकड़ सकते थे जिसका ऑप्शन आईडी है 2487। क्वेश्चन नंबर है 623। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ट्राइपेप्टाइड जिसमें ट्रिप्टोफैन है, ग्लाइसिन है और हिस्टिडीन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है हमें 204, 75.07 एंड 155.2 रिस्पेक्टिवली। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब आपके पास ट्रिप्टोफैन का वजन दे रखा है, ग्लाइसिन का, हिस्टिडीन का, सबका जोड़ के निकाल लो आप। आ गया आंसर 434.47 जो कि पहला ऑप्शन दे भी रखा है। बट सावधान, जब ये जुड़ जाते हैं आपस में तो हर एक पेप्टाइड बॉन्ड से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो निकला है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट में से निकला है। तो ये जो दोनों निकले कुल मिलाकर के 18 डाल्टन का एक पानी का मॉलिक्यूल है, 18 का दूसरा, तो आपको ये -36 भी करना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर है 398.47। अब आया क्वेश्चन नंबर 624। हाउ मेनी टाइम्स इज द ऑस्ट्रिच एग बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया। सब कुछ सामने दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो 100 मिलीमीटर के आसपास है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज दे रखा है 1 माइक्रोमीटर। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू है 0.001 मिलीमीटर। अब इनका रिलेशन निकाल लीजिए आप 100 mm के साथ में, तो आपको निकल के मिल जाएगा कि 10⁵ का फर्क है इन दोनों के अंदर। आई होप कि इन क्वेश्चनों को देख करके आपको कुछ नए सॉल्यूशंस मिले होंगे, कुछ नए तरीके भी मिले होंगे। अगेन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन गलत किया और आप उसको लेकर के दुख मनाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था और क्यों था उसको समझिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए।